ये न्यूज़ है पिछले साल की अगस्त की और ये न्यूज़ है अभी की। मामला एक ही है, तो इसलिए ये इस मुद्दे की गहराई बताता है कि आगे एग्ज़ाम में एग्जामिनर की नज़र इस पर क्यों ना पड़े, बार बार ये करंट में रह रही है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस का भी आर्टिकल है और डेक्कन हेराल्ड का भी आर्टिकल है। अब क्या आर्टिकल है ये समझिए। हम अभी की न्यूज़ कवर करेंगे, पिछली इसी में जुड़ जाएगी, एक ही चीज़ है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की गई या की गई। इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू कंसीडर पीआईएल अगेंस्ट एक्सक्लूजन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फॉर आरटीई एक्ट। अब यहां पर संविधान के कई आर्टिकल की आपस में टकराहट हो रही है। एक व्यक्ति पेटिशनर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसने कहा कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उनको आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर लाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन पर विचार करने से साफ साफ मना कर दिया। तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अभी ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बहुत विस्तार से इसको कवर करेंगे, सब कुछ कवर करेंगे, सारे एस्पेक्ट्स। इसके पहले ये जो एनसीपीआर है यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसने भी ये सिफारिश की थी वाई एनसीपीसीआर हैज रिकमेंडेड माइनॉरिटी स्कूल्स बी ब्रॉट अंडर आरटीई। इसके पहले जो भारत में एक प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट कमीशन है उसने भी ये सिफारिश की थी कि जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है आर्टिकल 30 के तहत उनको राइट टू एजुकेशन जो एक एक्ट है भारत में 2009 उसके अंतर्गत लाया जाए। तो चलिए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। देखिए, इसको आप देखिए, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड राइट टू एजुकेशन, ये इसकी हेडिंग हम दे सकते हैं। कंटेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज रिफ्यूज टू इंटरटेन अ पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन पर, इंटरटेन का मतलब हो गया विचार करने से, इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट, एक व्यक्ति पहुंचा था पिटीशन लेकर, याचिका लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर विचार करने से मना कर दिया है। क्यों, ये देखते हैं। इस व्यक्ति की याचिका में था क्या, यह कह रहा था क्वेश्चनिंग द एक्सक्लूजन ऑफ मदरसाज एंड वैदिक स्कूल्स माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट। देखिए, भारत में एक राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 का बेसिकली। तो उसमें आप देखोगे कि ये प्रोविज़न था कि जो भारत में कुछ अनएडेड शैक्षणिक संस्थान हैं यानी जिनको एड नहीं मिलती है, वो अपने स्कूल में, यानी प्राइवेट स्कूल आप समझ लो ज़्यादा बेहतर है, प्रोविज़न था कि प्राइवेट स्कूल अपने स्कूल में 25% सीट पर कुछ ऐसे सेक्शंस के बच्चों को पढ़ाएंगे जो बहुत कमज़ोर हैं। अब क्या हुआ कि प्राइवेट स्कूल इस बात को मानते नहीं है। ये पूरा डिस्प्यूट यही है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब ये कानून बना था तो इस कानून में क्या किया गया था कि जो मदरसाज हैं या वैदिक स्कूल हैं जो हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं उनको छूट दी गई थी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 से। तो चलिए, जब तक न्यूज़ नहीं पढ़ेंगे समझ में कंटेस्ट बाद में आ जाएगा, क्योंकि इस न्यूज़ को तोड़ के पढ़ना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग MEI यानी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड राइट टू एजुकेशन। एक एक पॉइंट कवर करेंगे और अंतिम में फिर मैं लास्ट में कंटेक्स्ट पढ़ूंगा, आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं। हम सबको पता है कि राइट टू एजुकेशन या शिक्षा का अधिकार हमारा एक फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 21A में ऐड है। कैसे ऐड है ये देखते हैं। भारत के संविधान में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। नारा भी चल रहा था स्कूल चले हम, अटल बिहारी जी की सरकार थी। और इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से भारत के फंडामेंटल राइट में जो मूल अधिकार वाला चैप्टर है संविधान में, वहां पर एक आर्टिकल जोड़ा गया 21A। ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है इस आर्टिकल में, क्या लिखा था, फ्री एंड कंपल्सरी, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी है किसको, फॉर चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। इसमें कहा गया कि जो भी बच्चे 6 से 14 वर्ष के हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको बेसिकली
निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के माध्यम से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21A यानी फंडामेंटल राइट में लिख दिया गया। उम्मीद है ये आप समझ पाओगे। आगे देखते हैं क्या हुआ। देखिए आगे क्या हुआ कि आप देखोगे कि भारत में कानून बनाया गया। कौन सा कानून था? राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट। अब इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, ये जो है ये एक्ट की बात लिखी है यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में, ये देखिए एक्ट लिखा हुआ है। अब ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 क्या कहता था, ये देखिए ये कह रहा है कि ये एक्ट क्या कर रहा है, मैंडेट्स 25% रिजर्वेशन फॉर डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस लाइक SCs, STs, सोशली बैकवर्ड क्लास एंड डिफरेंटली एबल्ड। देखिए इस कानून ने यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ने क्या प्रोविजन किया ये समझिए। इसने कहा कि जो भी आप ऐसे समझ लो अनएडेड शिक्षण संस्थान है या आप समझ लो प्राइवेट शिक्षण संस्थान है, उसमें जो कुछ डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस हैं समाज के, उनको 25% रिजर्वेशन प्रदान किया जाएगा। मतलब क्या हुआ कि 100 अगर सीट हैं तो 25% सीट जो होंगी यानी 25 सीट किसको दी जाएंगी, जो समाज के हमारे कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, अब या फिर आर्थिक रूप से गरीब भी आप समझ सकते हो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि क्या प्राइवेट स्कूल अपनी 25% सीट रिजर्व रख रहे हैं? ये आज भी बड़ा विवादित मुद्दा है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल 25% सीट रिजर्व कर रहा है। अब देखिए बात क्या है। अब बात क्या हुई, ये तो हमने समझ लिया कि अभी प्रोविजन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट क्या किया गया और उसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या कह रहा था। अब हम थोड़ी सी समस्या और समझते हैं। भारत के संविधान में 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। अब ये दोनों क्या करते हैं ये समझो। अगर हम आर्टिकल 29 की बात करें तो ये अल्पसंख्यकों के या माइनॉरिटीज के राइट्स की बात करता है। क्या बात करता है? आप सब ने अगर फंडामेंटल राइट पढ़ा होगा तो वहां पर लिखा है कि माइनॉरिटीज के साथ साथ आर्टिकल 29 मेजॉरिटी पर भी लागू होता है। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा है ग्रुप ऑफ सिटीजन्स। अब इसका मतलब क्या है ये समझिए। उसमें लिखा है कि भारत के किन्हीं भी वर्गों को यानी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स को अपनी भाषा यानी लैंग्वेज, अपनी लिपि यानी स्क्रिप्ट और अपने कल्चर या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। पहली चीज तो 29 हो गई। दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 30 यानी माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशन की बात करता है, यानी जो माइनॉरिटीज के द्वारा इंस्टीट्यूशन चलाए जा रहे हैं उनकी बात करता है आर्टिकल 30। अब एक बात याद रखना, अगर हम आर्टिकल 30 की बात करें तो जो भारत के संविधान में माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक वर्ड है इसको कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज की बात करता है वो बेसिकली 2 प्रकार के माइनॉरिटीज की बात करता है। एक तो धार्मिक यानी रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात करता है और दूसरा लिंग्विस्टिक या भाषाई माइनॉरिटीज की बात करता है। खैर उसका इतना काम नहीं है, अभी हम देख लेते हैं थोड़ा सा आर्टिकल 30 का यहाँ काम लगेगा तो थोड़ा उसको आराम से समझ लेते हैं। आर्टिकल 30 क्या कहता है? टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। देखिए आर्टिकल 30 क्या कहता है कि भारत में जो भी रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं यानी भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उनको अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट का, साथ ही साथ उनके प्रबंधन का या एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार है। इस बात को याद रखना कि आर्टिकल 30 कह रहा है कि भारत में चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हों या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हों, उनको अपनी शिक्षण संस्थान की स्थापना और उनके प्रबंध का या मैनेजमेंट का या एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार है। तो उम्मीद है इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, आगे देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा फिर वापस आता हूँ इस पर। देखिए इस राइट टू एजुकेशन एक्ट में संशोधन किया गया। क्यों संशोधन किया गया, ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। कुछ चीज़ें मैंने हिंदी में भी कर दी हैं और कुछ इंग्लिश में भी हैं। देखिए राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या कह रहा था कि जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो 25% सीट पर रिजर्वेशन मतलब देंगे। अब दिक्कत क्या हुई, दिक्कत ये हुई कि जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं वो थोड़ा सा मतलब उनका थोड़ा सा हल्का फुल्का विरोध हुआ। सरकार ने क्या किया, सरकार ने इस राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत
कुछ अमेंडमेंट कर दिए, और वो अमेंडमेंट क्या है ये देखिए। सरकार ने इसमें 2 सेक्शन इंसर्ट कर दिए या ऐड कर दिए। इन सेक्शन को ध्यान से देखिए। सेक्शन 15 क्या कह रहा है? एक्सेप्शन देता है किसको? कह रहा है कि मदरसाज और वैदिक पाठशालाज और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्राइमरीली इम्पार्टिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। कह रहा है कि मदरसा और वैदिक स्कूल और साथ ही साथ कुछ ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो किसी खास प्रकार के धार्मिक वर्ग या धार्मिक इंस्ट्रक्शन के माध्यम से संचालित हो रहे हैं, उनको राइट टू एजुकेशन में छूट दे दी गई है। अब इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये हुआ कि जो 25% रिजर्वेशन वाली बात की गई थी सीट को, ऐसे सेक्शन जो पिछड़ गए हैं वो यहां पर लागू नहीं होगी। यानी मदरस जो भारत में मदरसे हैं और साथ ही साथ जो वैदिक स्कूल हैं और जो अनरिलीजियस जो इंस्टीट्यूशन हैं, उसमें ये 25% रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सरकार ने, संसद ने भारत के एक अमेंडमेंट किया कानून में और 2 सेक्शन ऐड किए। आगे इसको थोड़ा और विस्तारित किया गया है। सेक्शन 14 भी ऐड किया गया। यहां पर क्या लिखा है ये देखिए। आर्टिकल 29 और 30 के प्रावधानों के अधीन, यानी यहां पर अहमियत किसको दी जा रही है? 29 को और 30 को। कह रहा है आर्टिकल 29 और 30 के प्रावधानों के अधीन राइट टू एजुकेशन एक्ट के प्रावधान बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करने हेतु लागू होंगे। देखिए साफ साफ यहां पर इसको प्रायोरिटी दे दी गई कि आर्टिकल 29 और 30 के अधीन अंतर्गत आरटीई एक्ट के प्रावधान लागू होंगे। बस मतलब वही पूरा कानून लिखा है, इसको आप ध्यान से देखो। आरटीई एक्ट के प्रावधान लागू होंगे किसके अंतर्गत? आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के अंतर्गत। उम्मीद है ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, अगर आप इसको समझ गए अब आसान है मामला। अब देखिए अगर इतनी चीजें आप समझ गए हैं तो अब पीछे आ जाइए। अब अगर आप कंटेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, अब आप समझ जाओगे। सुप्रीम कोर्ट छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो जो पिटीशन है उस पर विचार करने से मना कर दिया। अब इस पिटिशनर ने मांग क्या की थी? इसने क्या मांग उठाई? क्वेश्चनिंग द एक्सक्लूजन ऑफ, एक्सक्लूजन मतलब बाहर रखना। इस जो पिटिशनर था इसने क्वेश्चन उठाया है कि मदरसों को, वैदिक स्कूल्स को और जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको क्या किया जाए, क्यों बाहर रखा गया है राइट टू एजुकेशन एक्ट से। यानी जो सेक्शन 15 और 14 अभी अलग से ऐड किया गया ताकि इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर कोई फर्क ना पड़े। तो ये जो पिटिशनर था इसने सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन की और क्वेश्चन किया कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसमें ये जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है इनको बाहर क्यों रखा गया है, ये उसका क्वेश्चन था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन पर विचार करने से मना कर दिया है। अब थोड़ी सी बात और समझते हैं। देखिए अब अगर आप दूसरी न्यूज़ देखोगे, इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। ये पिछले साल न्यूज़ थी और न्यूज़ क्या थी? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो एनसीपीसीआर है भारत में, इसने भी कहा था कि जो भी माइनॉरिटी स्कूल्स हैं इनको राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत लाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एनसीपीसीआर है इन्होंने कोई ऐसे बात नहीं की थी, इन्होंने बहुत तगड़ी स्टडी की और उस स्टडी में इन्होंने कहा कि जो क्रिश्चियन स्कूल हैं जिनको माइनॉरिटीज़ का दर्जा भी मिला हुआ है सरकार की तरफ से, क्योंकि क्रिश्चियन समुदाय के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन की फीस इतनी अधिक रख दी है कि उसी समुदाय के यानी क्रिश्चियन बच्चे ही नहीं उनके स्कूल में जा पाते हैं क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा हाई है। दूसरी चीज़, इसी एनसीपीसीआर ने कहा कि भारत में जो मदरसे हैं, मदरसों में कुछ तो ऐसे मदरसे हैं जिनको सरकार ने आज्ञा दी है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सरकार की बिना परमिशन से चल रहे हैं और वहाँ पर धार्मिक जो शिक्षा है वो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित की जा रही है। तो इसने कहा कि उन बच्चों को भविष्य की टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर हमको वर्ल्ड पावर बनना है तो जो बच्चे मदरसे में जाते हैं उसमें साइंस भी उनको पढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए इन्होंने कहा कि जो भी माइनॉरिटीज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं उनको राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत ले आओ। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि अगर जैसे क्रिश्चियन स्कूल का क्रिश्चियन जो माइनॉरिटीज़ चलाती हैं तो क्यों चलाती हैं ये समझिए। देखिए जब आप माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई खोलते हो, जैसे कोई भी क्रिश्चियन स्कूल ले लो, इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान किस लिए खोल रहे हो? ताकि आपको 25% रिजर्वेशन ना देना पड़े। कौन सा 25%? अभी मैं दिखा रहा हूं।
ये वाला रिजर्वेशन ना देना पड़े। क्यों? क्योंकि अगर प्राइवेट स्कूल 25% रिजर्वेशन देगा तो प्राइवेट स्कूल की फीस आज के समय में लगभग एक बच्चे की 7 से 8 हज़ार या 10 हज़ार रुपये मंथली है। अब अगर सिर्फ 25% सीट पर वो रिजर्वेशन दे देंगे तो उनको करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए जो ये माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का स्टेटस है ये प्राप्त कर लेते हैं और बहुत तेजी से माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बढ़ रहे हैं। ये भी एनसीपीसीआर की रिपोर्ट में आया। इसका मतलब है कि अगर आप माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का दर्जा प्राप्त कर लो तो आपको 25% सीट का रिजर्वेशन नहीं मिले देना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। साथ ही साथ क्रिश्चियन जो स्कूल चल रहे हैं उसमें देखा गया कि उन्होंने फीस, आप किसी भी स्कूल में पता करिए क्रिश्चियन स्कूल में फीस बहुत ज़्यादा होगी। तो सरकार क्या चाह रही है, सरकार क्या मैं बोलूं, एनसीपीसीआर ने क्या सिफारिश की कि इनको राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत लाओ। पूछा गया क्यों, कहा कि राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत आएगा तो राज्य यानी सरकार क्या करेगी कि बच्चों को मुफ्त ड्रेस देगी, बच्चों को मुफ्त मिड डे मील देगी और किताबें भी मुफ्त मुहैया कराएगी, ड्रेस भी देगी, स्कूल बैग भी देगी, सब कुछ देगी। तो कम से कम वो बच्चे जो बहुत अधिक फीस होने के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं, अगर ये जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ये आ गए किसके अंतर्गत, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत आ गए, तो इसका मतलब क्या होगा कि बच्चे और अधिक जुड़ेंगे। तो हमारा जो एक लक्ष्य है कि सभी बच्चों को आगे बढ़ाया जाए वो पूरा हो जाएगा। अब देख लेते हैं इस पिटिशनर ने और क्या आर्ग्यूमेंट किए। देखिए, इस पिटिशनर ने कहा अवॉइडिंग रिलीजियस कनोटेशन या कोनोटेशन इन फॉर्मेटिव ईयर्स। ये कह रहा है कि बच्चों को जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं या शुरुआती वर्ष हैं, जो निर्माण के वर्ष हैं, उसमें धार्मिक शिक्षा से बचाना चाहिए। ये इन्होंने पहला तर्क दिया है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि सेक्शन 1(4) एंड सेक्शन 1(5) फेल टू कंसीडर दैट चिल्ड्रन आर एज्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर्स आर इन देयर फॉर्मेटिव ईयर्स और नॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कह रहे हैं पेटिशनर साहब कि सेक्शन 1(4) और सेक्शन 1(5) से क्या हो गया है कि ये समझ में नहीं आ रहा है या इस बात की स्फूर्ति नहीं हो रही है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वो अपने फॉर्मेटिव वर्षों में हैं या जो शुरुआती निर्माण वर्ष होते हैं उसमें हैं या नहीं है। पहला अच्छा तर्क है इनका। दूसरा इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि बच्चों को लेवल प्लेइंग फील्ड भी देनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा फीस रखोगे तो इसका मतलब क्या होगा, क्या बच्चे जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप फ्री एजुकेशन दोगे, अगर मान लो कि आप फ्री ही एजुकेशन दे रहे हो तो उससे भी कोई फायदा नहीं है। पहली चीज़ तो आप क्या होगा कि अगर आप राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत आओगे तो फ्री एजुकेशन, साथ ही साथ अगर उस कानून के अंतर्गत आ जाएंगे तो सारे बच्चों को जो इक्वल एजुकेशन या क्वालिटी एजुकेशन होती है वो मिलेगी। बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने कही। तीसरी चीज़ इन्होंने क्या कही, इन्होंने कहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका क्या होगा, एडरिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। मतलब ये देखिए इन्होंने क्या बोला, कॉन्ट्रीब्यूट इन अचीविंग द ग्रेट गोल्डन गोल्स ऑफ प्रियम्बल। यानी इन्होंने कहा कि हमारी प्रस्तावना के जो गोल्डन गोल्स हैं क्या, फेडरनिटी यानी भाईचारा, यूनिटी मतलब एकता, और नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकता, इसको बढ़ावा मिलेगा क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे होंगे, एक जैसी शिक्षा प्राप्त करेंगे। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे।